नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर विश्व इतिहास का अध्ययन करें। विश्व इतिहास के तहत जो पूर्वी समस्या का जिक्र कर रहे हैं, पूर्वी समस्या जो यूरोपीय महाद्वीप में हमें देखने को मिलती है तुर्की साम्राज्य के विघटन के पश्चात, पतन के पश्चात, जिसकी 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। 3 महत्वपूर्ण घटनाओं में क्रीमिया के युद्ध के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके अलावा जो बाल्कन के युद्ध को पढ़ेंगे और उसके अलावा जो बर्लिन व्यवस्था को पढ़ेंगे। तो क्रीमिया के युद्ध के बारे में हमने पढ़ा। क्रीमिया युद्ध हमने मुख्यतः पढ़ा कि ये तुर्की और रूस के मध्य होता है। मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो किसका सहयोग किया जाता है, तुर्की का सहयोग किया जाता है। तुर्की की तरफ से रूस के विरुद्ध युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध के दौरान हमने घटनाओं का जिक्र किया। ये मुख्यतः क्रीमिया का युद्ध क्यों कहलाता है, जो रूस का क्रीमिया क्षेत्र होता है वहाँ पे ये युद्ध लड़ा जाता है। मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेनाएं, मुख्यतः इंग्लैंड और फ्रांस की संयुक्त सेनाओं के द्वारा जो तुर्की की सहायता की जाती है। और इस युद्ध में हमने देखा कि किस तरीके जो क्रीमिया क्षेत्र में जो इनका जो सामुद्रिक जो अस्त्रागार होता है, जहां अस्त्र शस्त्र पड़े रहते हैं, उस पर अधिकार किसके द्वारा, फ्रांस और इंग्लैंड की संयुक्त सेना के द्वारा कर लिया जाता है। उसके पश्चात भी इनके मध्य युद्ध जारी रहता है, तुर्की और रूस के मध्य। और ये संयुक्त सेना है जो मित्र राष्ट्र की सेना, वो भी तुर्की का साथ दे रहे हैं। तो उसके पश्चात हमने देखा कॉर्स जो दुर्ग होता है, तुर्की का जो महत्वपूर्ण दुर्ग होता है, कौन सा दुर्ग होता है, कॉर्स दुर्ग होता है। उस दुर्ग पर अधिकार किसके द्वारा कर लिया जाता है, रूस के द्वारा कर लिया जाता है। रूस निरंतर जारी है, लेकिन इसके पश्चात रूस संधि के लिए तैयार हो जाता है। तो अब इनके मध्य जो संधि होती है, वो संधि कौन सी संधि कहलाती है, पेरिस की संधि कहलाती है। पेरिस की संधि क्यों कहलाती है, क्योंकि ये पेरिस, फ्रांस का जो पेरिस नगर है, पेरिस राजधानी, वहाँ पे ये संधि होती है, इसीलिए ये संधि कौन सी कहलाती है, पेरिस की संधि कहलाती है। अब संधि में शर्तें क्या होगी, इस पे विचार विमर्श हेतु अगर बात की जाए तो 25 फरवरी की बात है। 25 फरवरी जो 1856 ईस्वी की बात है। 25 फरवरी 1856 ईस्वी को जो मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधि है और उसके अलावा जो रूस के प्रतिनिधि हैं, वो कहाँ एकत्रित होते हैं, पेरिस में एकत्रित होते हैं। मित्र राष्ट्रों में बात की जाए तो फ्रांस के प्रतिनिधि भी रहेंगे। पिडमांट, सार्डिनिया जो इटली वाला केवूर की तरफ से सहायता की गई थी, 18,000 सैनिक भेजे गए थे। इंग्लैंड है, ऑस्ट्रिया है और प्रशा है। तो इनके प्रतिनिधि कहाँ एकत्रित होते हैं, रूस का प्रतिनिधि भी वहाँ एकत्रित होता है, जहाँ पेरिस में एकत्रित होते हैं 25 फरवरी 1856। और ये जो संधि की शर्तों पे विचार विमर्श करने के लिए भी कौन कौन सी शर्तें तय की जाएगी संधि के तहत, इसी के लिए जो प्रतिनिधि, सारे प्रतिनिधि भेज दिए जाते हैं और इनके द्वारा जो विचार और मंथन किया जाता है, उसके पश्चात ये संधि संपन्न होती है। कब संपन्न होती है, 30 मार्च 1856 ईस्वी को ये संधि संपन्न हो जाती है। किस किस के मध्य होती है, मित्र राष्ट्रों और रूस के मध्य ये संधि संपन्न हो जाती है, जिसमें बात की जाए तो ऑस्ट्रिया है एक तो देश, ठीक है, और उसके अलावा फ्रांस है, इंग्लैंड है, रूस है, तुर्की है, इनके मध्य पिडमांट, सार्डिनिया, इनके मध्य ये पेरिस की संधि संपन्न होती है। इस संधि के लिए मध्यस्थता किसके द्वारा की जाती है, भाई बीच में जो मीडिएटर की भूमिका निभाई जाती है वो ऑस्ट्रिया के द्वारा निभाई जाती है। दोनों पक्षों के बीच में जो मध्यस्थता की भूमिका ऑस्ट्रिया के द्वारा निभाई जाती है और उसके तहत इनके मध्य ये संधि हो जाती है। और संधि के तहत जो शर्तें तय की जाती है, आज उन शर्तों के बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्यतः 7 शर्तें इनके द्वारा तय की जाती है। महत्वपूर्ण शर्तों की अगर बात की जाए तो उन शर्तों के बारे में हम एक एक शर्तें हैं जो विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहली शर्त इनके द्वारा क्या तय की जाती है, ठीक है, इनके द्वारा तय की जाती है तुर्की को यूरोप की संयुक्त व्यवस्था में सम्मिलित करना। यूरोप के जो यूरोपीय राज्यों का संघ था, उस संघ में तुर्की को सम्मिलित कर लिया जाता है। पहले तुर्की उसका भाग नहीं था और उसके बदले में यूरोपीय राज्यों में तुर्की को अगर सम्मिलित कर लिया जाता है, उसके बदले में जो तुर्की की और उसके अलावा जो तुर्की की जो अखंडता को बनाए रखने की गारंटी इनके द्वारा दी जाती है। तुर्की को यह आश्वासन दिया जाता है, तुर्की के सम्राट को, कि आपके राज्य, तुर्की राज्य का अस्तित्व बनाए रखा जाएगा। अब यूरोपीय संघ में किसे सम्मिलित कर लिया जाता है, तुर्की को सम्मिलित कर लिया जाता है। और बाकी जो राज्य हैं यूरोपीय राज्य, चाहे फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रिया, इनके द्वारा ये, रूस है, इनके द्वारा ये गारंटी दी जाती है कि आपको सम्मिलित करने का मतलब है कि आपके राज्य को, जो आपके राज्य की अखंडता और अस्तित्व को बनाए रखा जाएगा। पहली शर्त तो ये तय होती है। उसके पश्चात अगली शर्त के बारे में बात करते हैं, ठीक है।
अब तुर्की साम्राज्य में पहले विवाद की अगर बात करें तो तुर्की साम्राज्य में जो रहने वाली ईसाई जनता है उसको लेकर ही विवाद होता है। उसके संरक्षण की मांग फ्रांस के द्वारा भी की जाती है और रूस के द्वारा भी की जाती है। ठीक है, अब तुर्की के सम्राट के द्वारा इस संधि के तहत यह आश्वासन दिया जाता है कि तुर्की साम्राज्य में रहने वाली जितनी भी ईसाई जनता है, चाहे यूनानी, ये जो यूनानी ग्रीक जो उससे चर्च से संबंधित हो या उसके अलावा जो रोमन कैथोलिक चर्च से संबंधित, उन सभी के कल्याण की जो कल्याण की गारंटी और उनके हित का आश्वासन किसके द्वारा दिया जाए? तुर्की के सम्राट उसके द्वारा कहा जाता है कि जितनी भी ईसाई जनता है उसके भली भांति उसका ध्यान रखा जाएगा, अपनी प्रजा का और उनके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। इसका आश्वासन तुर्की के सम्राट के द्वारा दिया जाता है। अब इसके बदले में ये यूरोपीय राज्य मित्र राज्यों के द्वारा कहा जाता है कि ऐसा जो वहाँ की ईसाई जनता के हितों का ध्यान रखा जाएगा, उसका कल्याण किया जाएगा। तो उसके बदले में जो यूरोपीय राज्य कभी भी राजनीतिक हस्तक्षेप कहाँ नहीं करेंगे, राजनीतिक मामलों में तुर्की साम्राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये बात इनके द्वारा कह दी जाती है। और उसके अलावा अगली शर्त की बात करें तो जो काला सागर क्षेत्र, काला सागर जो भूमि के मध्य जो स्थित है, तो उसमें जो इनके द्वारा कहा जाता है काला सागर में, उस क्षेत्र में जो पहले तुर्की और रूस के मध्य उसी क्षेत्र को लेकर विवाद था, तो उस क्षेत्र से दोनों देशों की जो सेनाएं हटा दी जाती है और उसके तहत तटस्थ क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है काला सागर में। और विशेषतः तुर्की और रूस को ये कहा जाता है कि यहाँ पे दोनों देशों के कोई भी युद्धपोत नहीं होंगे, युद्धपोत यहाँ नहीं आ सकते और उसके अलावा कोई भी सैन्य अड्डा इनके द्वारा नहीं बनाया जाता। युद्धपोतों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया जाता है, काला सागर को तटस्थ क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, कोई भी यूरोपीय देश के यहाँ युद्धपोत नहीं आएंगे। अब अगली शर्त की बात करते हैं रूस और तुर्की के द्वारा। जैसा कि हमने देखा शुरुआती तौर में रूस के द्वारा जो तुर्की साम्राज्य में प्रवेश करके 1853 की बात है, और तुर्की साम्राज्य के कौन कौन से क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। डेन्यूब नदी प्रदेश के जो क्षेत्र थे, जो बात की जाए मोल्दाविया और वालेशिया जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पे तुर्की के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। और इन्हीं क्षेत्रों को लेकर जो विवाद उत्पन्न होता है क्रीमिया का युद्ध का रूप ले लेता है। तुर्की के सुल्तान के द्वारा 15 दिनों में खाली करने की चेतावनी दी गई। उसके पश्चात इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा भी चेतावनी दी गई, लेकिन इस चेतावनी का किसी तरीके से रूस के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। इसी कारण इनके मध्य जो क्रीमिया का युद्ध होता है। अब ये क्षेत्र है, जैसे कॉर्स का जो दुर्ग है, तुर्की साम्राज्य का कॉर्स का जो दुर्ग है, उस दुर्ग पर अधिकार किसके द्वारा? रूस के द्वारा कर लिए गए। तो अब इन क्षेत्रों का आदान प्रदान कर दिया गया। मोल्दाविया और वालेशिया जो प्रांत है वो वापस लौटा दिए गए। कॉर्स का दुर्ग है वो भी तुर्की को क्या कर दिया गया? वापस लौटा दिया गया। और जिन क्षेत्रों पे जो मित्र राष्ट्रों के द्वारा क्रीमिया के क्षेत्रों में जो रूसी साम्राज्य पर अधिकार किया, उन क्षेत्रों को भी वापस रूस को लौटा दिया जाता है। ये आदान प्रदान हो जाता है। अगली शर्त की बात करें, जो सर्बिया का विद्रोह हमने बात की थी, ठीक है, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, जो क्रीमिया के युद्ध से पूर्व की परिस्थितियों की हमने जिक्र किया था, देश के तहत सर्बिया के विद्रोह की बात की थी। तो सर्बिया में जो तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध क्या कर दिया जाता है? विद्रोह कर दिया जाता है। अब इसके तहत जो सर्बिया के विद्रोह को ध्यान में रखते हुए मित्र राष्ट्रों के द्वारा ये शर्त भी तय कर दी जाती है कि सर्बिया को किसकी अधीनता में रहना होगा? तुर्की की अधीनता में रहना होगा। तुर्की की अधीनता में उसकी स्वतंत्रता को क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन प्रभुत्व किसका रहेगा? यहाँ तुर्की साम्राज्य का ही प्रभुत्व सर्बिया पर रहेगा। अब जो डेन्यूब नदी के प्रदेश हैं, कौन से हैं? मोल्दाविया और वालेशिया जो प्रांत हैं डेन्यूब नदी क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में जो बात की जाए तुर्की का अधिकार था। अब उस क्षेत्रों पे जो बात किया, सभी यूरोपीय राज्यों को व्यापार के लिए खोल दिया जाता है। किसके द्वारा? इस संधि के तहत जो उन क्षेत्रों में व्यापार करने का अधिकार सभी यूरोपीय राज्यों, जिसके तहत इंग्लैंड को ले लो, फ्रांस को ले लो, ऑस्ट्रिया को ले लो, चाहे रूस को ले लो, सभी राज्यों को यहाँ व्यापार करने का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, अब अगली शर्त की बात करें तो जो मुख्य विवाद जिस कारण ये युद्ध हुआ था, उसके तहत जो तुर्की साम्राज्य में रहने वाली जो ईसाई जनता है, चाहे यूनानी ग्रीक को मानने वाले, ग्रीक की चर्च को मानने वाले हों या उसके अलावा जो रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले हो, उनके संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी जो रूस के पास थी, उसको से रूस को क्या कर दिया जाता है? वंचित कर दिया जाता है। इस तरीके से पेरिस की संधि के तहत ये शर्तें क्या की जाती है? मित्र राष्ट्रों और रूस के मध्य तय की जाती है।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने क्रीमिया के युद्ध के पश्चात, क्रीमिया का युद्ध किस किस के मध्य होता है? तुर्की और रूस के मध्य होता है। क्रीमिया के युद्ध के पश्चात जो पुनः जो इनके बीच जो संधि होती है, मित्र राष्ट्रों के द्वारा सहयोग तुर्की का दिया जाता है, मित्र राष्ट्रों और रूस के मध्य जो संधि होती है उसके बारे में जिक्र किया। ये संधि कौन सी संधि कहलाती है? पेरिस की संधि कहलाती है। और ये पेरिस की संधि क्यों कहलाती है? क्योंकि पेरिस नगर में ही संधि की शर्तें क्यों तय की जाती है। और क्रीमिया युद्ध के पश्चात हम देखते हैं कि जो कोर्स के दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाता है, किसके द्वारा? रूस के द्वारा, जो तुर्की साम्राज्य का भाग होता है। और मोल्दाविया वॉलेशिया प्रांत में भी अधिकार किया गया था रूस के द्वारा। तो उसके पश्चात जो रूस के द्वारा संधि के लिए हामी भर ली जाती है, तो इन देशों के मध्य जो बात की जाए, प्रतिनिधि होते हैं इन देशों के, चाहे इंग्लैंड का प्रतिनिधि, फ्रांस का प्रतिनिधि है, और ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधि है, पिडमॉन्ट सार्डिनिया का प्रतिनिधि है, रूस का प्रतिनिधि। ये कहाँ एकत्रित होते हैं? पेरिस में एकत्रित होते हैं 25 फरवरी 1856। और उसके पश्चात संधि की शर्तों पे इनके द्वारा विचार विमर्श और मंथन किया जाता है। और उसके पश्चात 30 मार्च 1856 ईस्वी को ये संधि संपूर्ण होती है। इस संधि के तहत हम देखते हैं कि किस तरीके से जो इनके द्वारा जो तुर्की और रूस के द्वारा जो क्षेत्र जीते गए थे, उन क्षेत्रों का आदान प्रदान करवा दिया जाता है। और रूस का संरक्षण जो ईसाई जनता पे अगर पहले जो तुर्की साम्राज्य में था, उस संरक्षण को समाप्त कर दिया जाता है। और उसके अलावा जो डेन्यूब नदी का प्रदेश है, उनको सभी राज्यों के व्यापार हेतु खोल दिया जाता है। और बात की जाए तो इसके अलावा जो बात की जाए तो जो तुर्की को क्या कर दिया जाता है? यूरोपीय राज्य की जो संयुक्त व्यवस्था होती है उसका भाग बना लिया जाता है। यूरोपीय राज्यों का जो संघ है उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। और तुर्की की अखंडता की गारंटी यूरोपीय राज्यों के द्वारा दी जाती है। और उसके अलावा जो तुर्की के सम्राट के द्वारा अपनी जो ईसाई जनता के हित का आश्वासन दिया, जिसके बदले में जो यूरोपीय राज्यों के द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप न करने का वचन दिया जाता है। और काला सागर में क्षेत्र में जो युद्ध पोत होते हैं, उनका निषिद्ध प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है। और उस क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है? तटस्थ क्षेत्र कर दिया जाता है। और जो मोल्दाविया वॉलेशिया प्रांत है, जो रूस ने जीते थे किससे? तुर्की से, उस क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। कोर्स का जो दुर्ग है वो पुनः तुर्की को लौटा दिए जाते हैं। ठीक है। डेन्यूब नदी की व्यापार के लिए जो सभी राज्यों के लिए खोल दिया जाता है। डेन्यूब नदी का जो प्रदेश होता है, उसके अलावा जो सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया जाता है तुर्की राज्य के प्रभुत्व में। तो इस तरीके से पेरिस की संधि में शर्तें तय की जाती है। इसके पश्चात अगली क्लास में हम जो क्रीमिया के युद्ध के महत्व के बारे में जिक्र करेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव, वो भी आपके आमंत्रित है। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी जिज्ञासा और उत्सुकता, उसको भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।